किसी जमात का नहीं, पाकिस्तान का तर्जुमान हूँ। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब हुए तो हल्फ का तकाजा पूरा करूँगा। सदर आरिफ अलवी कहते हैं, अदलिया, इंतज़ामिया और सियासी रहनुमा इंतखाबात के बरवक्त इनकाद पर मुत्तफिक हैं। कोई शुबा नहीं, इंतखाबात 8 फरवरी को ना हो। लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करना इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की जिम्मेदारी है। पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात की तरफ खत लिखकर हुकूमत की तवज्जो दिलाई है। हुकूमत ने लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करने की यकीन दहानी करवाई है। कौम भरोसा रखती है, हुकूमत लेवल प्लेइंग फील्ड का एहतमाम करेगी। इलेक्शन शफाफ बनाने के लिए आइन सदर को अमली कदम की इजाज़त नहीं देता। पाकिस्तान की तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन पुरानी सियासत है। पिछले कमरे में बैठकर सारे फैसले किए जाते हैं और बताया जाता है कि ये आपका वज़ीर आज़म है। बिलावल भुट्टो का एबटाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा पीपल्स पार्टी मजलूमों, पसमानदा तबकात और गरीबों की जमात है। हम आने वाले इलेक्शन में हिस्सा जरूर लेंगे, जीतेंगे और अवाम हुकूमत बनाएंगे। बिलावल भुट्टो का कहना था कि किसी को दूसरी या चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने से बेहतर है मुझे मौका जरूर दे। वादा है कभी मायूस नहीं करूंगा। बिलावल भुट्टो इंतखाबात जीत कर अवामी हुकूमत बनाएंगे। हमारे दौर की पॉलिसियां जारी रहती तो आज पाकिस्तान तरक्की की रफ्तार में कहीं आगे होता। 2022 में हुकूमत में आने पर तैयार नहीं थे। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना जरूरी था। लीगी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का लाहौर चैम्बर के अहदेदारों से खिताब, कहा शहबाज शरीफ मुस्ताफी होने के लिए तैयार थे। मैंने तकरीर देख ली थी। हम मुल्क को तरक्की देते हैं, जलावतनी और कैद भी काटते हैं। हमने खुद अपनी पार्लियामेंट और वज़ीर आज़म के साथ ज्यादतियां की हैं, फिर मुल्क किसके हवाले कर दिया? क्या रुपया, मईशत और सब निज़ाम तबाही का शिकार हो गया? हमारे दौर में 1000 रुपए जिसका बिल आता था, आज 15,000 रुपए बिल आ रहा है। 5 गुना कीमतों में इजाफा हो चुका है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का इजलास, निजकारी अमल तेज करने की हिदायत। चीन समेत खलीजी ममालिक की सरमायाकारी के लिए किए गए इक़दामात का जायजा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, निगरान काबीना के अरकान, निगरान सूबाई वज़रा आला की शिरकत। मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग़ और मुतय्यन शुदा अहदाफ की बरवक्त हसूल में सहूलत के लिए इक़दामात पर खुसूसी ब्रीफिंग। कमेटी ने काउंसिल के तहत सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए उठाए गए मुख्तलिफ इक़दामात पर पेशरफ्त को इंतहाई इत्मीनान बख्श करार दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की पायदार मुआशी बहाली में पाक फौज की हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन के अज़्म का यकीन दिलाया। हुकूमत ने जनवरी 2024 से गैस की कीमतें फिर बढ़ाने का फैसला कर लिया। IMF को तवानाई शोबे के टैरिफ पर नज़रसानी से आगाह कर दिया गया। निगरान वज़ीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की गुफ्तगू, कहा कि रियल एस्टेट और रिटेलर समेत मुख्तलिफ शोबों पर इजाफी टैक्स लगाने का अभी फैसला नहीं हुआ। FPR के 9,415 अरब रुपए के टैक्स हदफ का हसूल पहली तरजीह है। अगर टैक्स महासिल में कोई शॉर्टफॉल हुआ तो फिर इजाफी इक़दामात का सोचेंगे। पाकिस्तान का IMF के प्रोग्राम में रहना जरूरी है। वक्त मिला तो IMF से नए प्रोग्राम पर भी बातचीत की जाएगी। बरामदात में इजाफे और मुकामी वसाइल पैदा करने तक IMF के साथ रहना जरूरी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। 100 इंडेक्स ने 57,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर ली। मुल्क में डॉलर की कीमत में कमी आने के साथ ही कारोबार के आगाज पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी जबरदस्त तेजी देखने में आई है। स्टॉक मार्केट में 717 पॉइंट्स इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 57,397 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ है। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज इंटरबैंक में डॉलर की कदर में रुपए के मुकाबले वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की गई है।
रवां साल हज के लिए जाने वाले आसमीन के लिए हज पैकेज में बड़ी कमी कर दी गई है। निगरान वफाकी वजीर अनीक अहमद का कहना था कि वफाकी काबीना ने नई हज पॉलिसी मंजूर कर ली है। रवां बरस हज अखराजात में 1 लाख रुपए की कमी की गई है। हज 2024 डिजिटलाइज होगा। हम तमाम 90,000 आसमीन हज को एक एक सूटकेस देंगे। एक सूटकेस में QR कोड लगेगा। अब हाजी जदीद ऐप के जरिए गुम नहीं हो सकेगा। हर हाजी को मोबाइल के इस्तेमाल के लिए 7 GB डेटा भी मुहैया किया जाएगा। 40 रोज तक हर हाजी ऐसे ही मोबाइल इस्तेमाल करेगा जैसे पाकिस्तान में करता है। पहली बार 10 साल से कम उम्र बच्चे भी हज अदा कर सकेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला पेशावर के इलाके बुटपीर में ऑपरेशन करते हुए 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इतला पर किया गया। हलाक होने वाले दहशतगर्दों में दहशतगर्द कमांडर शीने भी शामिल है, जबकि कमांडर सलमान उर्फ अहमद, इमरान उर्फ मोहम्मद और उमर उर्फ खालिद भी हलाक हुए। ISPR ने कहा कि हलाक दहशतगर्द भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग के कई वाक़यात में मुलविस थे, जबकि चारों कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी मतलूब थे। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। इसराइल ने सलामती कौंसिल का जंग में वक्फे का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में यूरोपीय मुल्क माल्टा की जानिब से गजा में कई रोज़ के दौरान इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वक्फों और राहदारियों का मुतालबा करते हुए करारदाद पेश की गई। इस करारदाद में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने गजा में इंसानी बुनियाद पर जंग में वक्फे का मुतालबा किया, जिसके हक में 12 वोट आए, जबकि अमरीका, बरतानिया और रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में महसूर इलाके में आम शहरियों तक इमदाद पहुँचाने के लिए इमदादी राहदारियों को खोलने और हमास की कैद में मौजूद गैर कमालियों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया है। गजा में इसराइली फौज के हमले मुसलसल जारी हैं। इसराइली फौज ने स्कूलों, अस्पतालों और पनाहगज़ीन कैंपों को भी ना बख्शा। हमलों में शोहदा की तादाद 11,500 से तजावुज कर गई। मगरबी किनारे और खान यूनस के अलावा दीगर इलाकों में भी इसराइल की छापामार कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इसराइली तैयारों की वस्ती गजा के इलाके साबरा में मस्जिद पर बमबारी हमले में 50 नमाजी शहीद, जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। इसराइली फौजी गजा के अल-शिफा अस्पताल में दाखिल 200 फलस्तीनियों को हिरासत में ले लिया गया। इसराइली फौजियों ने अल-शिफा अस्पताल में इमरजेंसी और सर्जिकल वार्ड्स की तलाशी ली और तिबी अमले को अस्पताल से निकल जाने का कहा, ताहम डॉक्टर्स ने मरीजों को छोड़कर अस्पताल से निकलने से साफ इनकार कर दिया। इसराइली फौज ने मकबूजा फलस्तीन की मुज़ाहमती तहरीक हमास के सरबराह इस्माइल हानिया के आबाई घर पर बम बरसा दिए। इसराइल ने हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हानिया के गजा में अरशती महाजिर कैंप में वाक़िया खानदानी घर पर बमबारी की है। इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने वीडियो शेयर की जिसमें लड़ाका तैयारों ने एक घर पर बमबारी की, जिसके बारे में उनका दावा है कि वो इस्माइल हानिया का है। इसराइली फौज के घर पर हमले में हलाकतों के हवाले से तस्दीक नहीं हो सकी। पंजाब में स्मोक का रोग बरकरार, फसाई आलूदगी में बेतहाशा इजाफा हो गया। लाहौर फिर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर बराजमान है।
शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 416 रिकॉर्ड। उधर पंजाब हुकूमत ने 28 नवंबर को लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने का फैसला कर लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर मसनूई बारिश बरसाने के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में लाहौर में 28 नवंबर को मसनूई बारिश बरसाने का फैसला कर लिया गया। 29 नवंबर को बारिश का बड़ा सिस्टम लाहौर में आने का इम्कान है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने वहाब रियाज को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर का ओहदा संभालने के लिए क्लियरेंस दे दी है। सराय के मुताबिक वहाब रियाज चीफ सिलेक्टर का ओहदा संभालने के बाद भी निगरान काबीना का हिस्सा रहेंगे। वहाब इंटरनेशनल क्रिकेट से पहले ही रिटायरमेंट ले चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जल्द वहाब रियाज को चीफ सिलेक्टर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भिजवाएगा। दूसरी जानिब नवीद अकरम चीमा को पाकिस्तान टीम का मैनेजर बनाए जाने का वाज़े इम्कान है। और बॉलीवुड के सीनियर अदाकार नाना पाटेकर कई बरसों बाद एक बार फिर तनाज़े का शिकार हो गए। अदाकार की वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। हाल ही में नाना पाटेकर की फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर मंजर-ए-आम पर आई थी, जिसमें उन्हें सेल्फी लेने के गर्ज से पास आए मद्दार लड़के को थप्पड़ मारते देखा गया था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सीनियर अदाकार को मदाह के साथ गैर मुनासिब रवैये पर खासी तनकीद का निशाना बनाया गया, जिसके बाद अब नाना पाटेकर का वीडियो बयान सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने मद्दाह से माफी तलब कर ली है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज़ और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताया कि पाकिस्तान की तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन पुरानी सियासत है। पिछले कमरे में बैठकर सारे फैसले किए जाते हैं और बताया जाता है कि ये आपका वज़ीर आज़म है। बिलावल भुट्टो का एबटाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी मजलूमों, पसमानदा तबकात और गरीबों की जमात है। हम आने वाले इलेक्शन में हिस्सा जरूर लेंगे, जीतेंगे और अवामी हुकूमत जरूर बनाएंगे। आपको अपडेट करते चले इस खबर के हवाले से कि पाकिस्तान की तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन पुरानी सियासत है। पिछले कमरे में बैठकर सारे फैसले किए जाते हैं और बताया जाता है कि ये आपका वजीर आजम है। बिलावल भुट्टो का एबटाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी मजलूमों, पसमानदा तबकात और गरीबों की जमात है। हम आने वाले इलेक्शन में हिस्सा जरूर लेंगे, जीतेंगे और अवामी हुकूमत जरूर बनाएंगे। नाज़रीन, खबर यह है कि हमारे दौर की पॉलिसियां जारी रहती तो आज पाकिस्तान तरक्की की रफ्तार में कहीं आगे होता। 2022 में हुकूमत में आने पर तैयार नहीं थे। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना जरूरी था। लीगी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का लाहौर चैम्बर के अहदेदारों से खिताब। कहा, शहबाज शरीफ मुस्ताफी होने के लिए तैयार थे। मैंने तकरीर देख ली थी। हम मुल्क को तरक्की देते हैं, जिला वतनी और कैद भी काटते हैं। हमने खुद अपनी पार्लियामेंट और वज़राए आज़म के साथ ज्यादतियां की, फिर मुल्क किसके हवाले कर दिया? क्या रुपया, मईशत और सब निज़ाम तबाही का शिकार हो गया है।
ہمارے دور میں 1,000 روپے جس کا بل آتا تھا آج 15,000 روپے بل آ رہا ہے، 5 گنا قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ نواز شریف کا مزید کہنا تھا کہ آج یہ حالت ہو گئی ہے کہ 1 ارب ڈالر کے لیے محتاج ہو گئے ہیں۔ لیگی قائد میاں نواز شریف کا شہباز شریف، مریم نواز، اسحاق ڈار کے ہمراہ لاہور چیمبر کا دورہ ہے۔ صدر چیمبر کاشف انور نے بھرپور استقبال کیا، پھولوں کے گلدستے پیش کیے۔ اس حوالے سے خصوصی رپورٹ کریں گے علی فاروق۔ میاں محمد نواز شریف نے لاہور چیمبر آف کامرس کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ 2022 میں حکومت میں آنے پر تیار نہیں تھے، لیکن پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانا ضروری تھا۔ شہباز شریف صاحب کے مستعفی ہونے کی تقریر تیار تھی، میں نے تقریر دیکھ لی تھی، ہم نے دھمکیوں کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا، پاکستان کے مفاد کے لیے بے خوف ہو کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے ہی نجکاری اور لبرلائزیشن شروع کی تھی، پاکستان کو پرامن بنایا، ضرب عضب اور رد الفضاد آپریشن کیے، کراچی میں امن قائم کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار IMF پروگرام ہم نے مکمل کیا، ہم سیپا ایکٹ لے کر آئے۔ اس وقت ملک اور عوام کو درپیش تمام مسائل پر ہماری نظر ہے۔ نواز شریف نے معیشت کی بہتری کے لیے آج راہ اور کاروباری افراد تجاویز بھی مانگ لیں۔ لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر کاشف انور نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا۔ رپورٹ آپ نے جانی، آپ کو بتائیں کہ کسی جماعت کا نہیں، پاکستان کا ترجمان ہو۔ نواز شریف وزیر اعظم منتخب ہوئے تو حلف کا تقاضا انشاءاللہ پورا کروں گا۔ صدر عارف الوی کہتے ہیں عدلیہ، انتظامیہ اور سیاسی رہنما انتخابات کے بروقت انعقاد پر متفق ہے، کوئی شبہ نہیں انتخابات 8 فروری کو نہ ہو۔ مزید تفصیلات کے مطابق عارف الوی کا مزید کہنا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ مہیا کرنا الیکشن کمیشن اور حکومت کی ذمہ داری ہے۔ PTI کے تحفظات کی طرف خط لکھ کر حکومت کی توجہ دلائی ہے۔ حکومت نے لیول پلینگ فیلڈ مہیا کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے، قوم بھروسہ رکھتی ہے حکومت لیول پلینگ فیلڈ کا اہتمام ضرور کرے گی۔ ناصر، وہیں دوسری جانب نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں نجکاری کے عمل کو تیز کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ مزید تفصیلات کے مطابق اعلامیے کے مطابق اجلاس میں کونسل کے تحت ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کا بھرپور جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، نگراں کابینہ کے ارکان، نگراں صوبائی وزراء، اعلیٰ اور متعلقہ اعلیٰ حکومتی اہلکاروں نے شرکت کی۔ اجلاس کو مختلف وزارتوں نے ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ اور متعین شدہ اہداف کے بروقت حصول میں سہولت کے لیے اقدامات پر خصوصی بریفنگ دی۔ کمیٹی نے کونسل کے تحت سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اٹھائے گئے مختلف اقدامات پر پیش رفت کو انتہائی اطمینان بخش قرار دیا۔ کمیٹی نے کونسل کے تحت ملک میں بیرونی سرمایہ کاری کے لیے دوست ممالک سے روابط میں تیزی، سرکاری اور نجی اداروں سے تعاون کے اقدامات کی تعریف کی۔ کمیٹی نے سرمایہ کاری برادری کے ساتھ مختلف اقدامات کے حوالے سے مؤثر طریقے سے روابط بڑھانے کی بھی تعریف کی ہے، جس کی بدولت ملکی اور غیر ملکی سطح پر منصوبوں کے حوالے سے پیش رفت میں تیزی واقع ہوئی ہے۔ اجلاس میں کمیٹی نے ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ کے اقدامات کے ساتھ ساتھ سرمایہ کاروں کے اعتماد کو بڑھانے کے پالیسی اقدامات کا بھی بھرپور جائزہ لیا ہے۔ پالیسی اقدامات میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے منافع کی منتقلی، ملک میں کاروباری تنازعات کے حل کے عمل، مواصلاتی بنیادی ڈھانچے اور افرادی قوت کی بین الاقوامی معیار کے مطابق ترقی، ایگزم بینک کو ترجیحی بنیادوں پر فعال بنانا شامل ہیں۔ ناصر، وہیں دوسری جانب پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نئی تاریخ رقم ہو گئی ہے۔ 100 انڈیکس نے 57,000 پوائنٹس کی حد عبور کر لی۔ ملک میں ڈالر کی قیمت میں کمی آنے کے ساتھ ہی کاروبار کے آغاز پر پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بھی زبردست تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ سٹاک مارکیٹ میں 717 پوائنٹس اضافے کے بعد 100 انڈیکس 57,397 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ اب واضح رہے کہ گزشتہ روز کاروباری دن کے اختتام پر سٹاک مارکیٹ 56,680 پوائنٹس پر بند ہوئی تھی۔ دوسری جانب کاروباری ہفتے کے چوتھے روز انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں روپے کے مقابلے واضح کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔
नासिन हुकूमत ने जनवरी 2024 से गैस की कीमतें फिर बढ़ाने का फैसला कर लिया है। आईएमएफ को तवानाई शोबे के टैरिफ पर नजरसानी से आगाह कर दिया गया। निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की गुफ्तगू, कहा कि रियल एस्टेट और रिटेलर समेत मुख्तलिफ शोबों पर इजाफी टैक्स लगाने का अभी फैसला नहीं हुआ। एफबीआर के 9,415 अरब रुपए के टैक्स हदफ का हसूल पहली तरजीह है। अगर टैक्स महासिल में कोई शॉर्टफॉल हुआ तो फिर इजाफी इकदाम का सोचेंगे। डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा कि हुकूमत ने $1.5 अरब का इंटरनेशनल बॉन्ड के इजरा का फैसला मौखिर कर दिया है। आईएमएफ के साथ मुआहदे के बाद रिटर्निंग में बेहतरी आएगी, जिसके बाद बॉन्ड जारी करने पर गौर किया जाएगा। निगरान वजीर खजाना का कहना था कि उस माली साल आलमी बैंक से $2 अरब फंड्स मिलने का वाज़ेह इम्कान है। नासिन, अब कुछ बात हज पॉलिसी से मुतल्लिक। तो रवा साल हज के लिए जाने वाले आसमीन के लिए हज पैकेज में बड़ी कमी कर दी गई है। निगरान वफाकी वजीर अनीक अहमद का कहना था कि वफाकी काबीना ने नई हज पॉलिसी मंजूर कर ली है। रवा बरस हज अखराजात में 1 लाख रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आने वाला हज पिछले हज से सस्ता हो। पाकिस्तान में आने वाला हज गुज़िश्ता हज से सस्ता होगा। हम हज पैकेज 10,75,000 रुपए का दे रहे हैं। गुज़िश्ता साल हज 11 अक्टूबर 11,75,000 रुपए का था। हज पैकेज में 1 लाख रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई है। अनीक अहमद का मजीद कहना था कि हज 2024 डिजिटलाइज होगा। हम तमाम 90,000 आज़मीन हज को एक एक सूटकेस देंगे। इस सूटकेस में QR कोड लगेगा। अब हाजी जदीद ऐप के जरिए गुम नहीं हो सकेगा। हर हाजी को मोबाइल डाटा के इस्तेमाल के लिए 7 GB डाटा भी दिया जाएगा। 40 रोज तक हर हाजी ऐसे ही मोबाइल इस्तेमाल करेगा जैसे पाकिस्तान में करता है। एक मोबाइल कंपनी से बात कर ली है, अगर नेट काम नहीं करेगा तब भी ऐप चलेगी। वफाकी वजीर ने कहा कि हमारे मुल्क की हाजी खवातीन मुल्क की नुमाइंदा है। हम हज करने वाली खवातीन को अबाया भी फ्राहम करेंगे। अबाया के पीछे पाकिस्तान का परचम बना हुआ है। हज पॉलिसी 2024 पर 3 माह काम किया जाएगा। चाहते थे कि हम हज आज की दुआएं जरूर लें। और अब कुछ बात जंगी सूरत हाल की। तो गजा में इसराइली फौज के हमले मुसलसल जारी हैं। इसराइली फौज ने स्कूलों, अस्पतालों और पनासीन कैंपों को भी नहीं बख्शा है। हमलों में शहदा की तादाद 11,500 से तजावुज कर चुकी है। अरब मीडिया के मुताबिक मगरबी किनारे और खान यूनस के अलावा दीगर इलाकों में भी इसराइल की छापामार कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इसराइली तैयारों ने वस्ती गजा के इलाके साबरा में मस्जिद पर इस वक्त बमबारी की जब मस्जिद में नमाज जारी थी और मस्जिद नमाजियों से भरी हुई थी। हमले में 50 नमाजी शहीद जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने कई दिन के मुहासरे के बाद गजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा पर गुज़िश्ता रोज धावा बोल दिया था। 100 से ज्यादा इसराइली फौजी गजा के अल शिफा अस्पताल में दाखिल हुए और मरीजों और पनाहगज़ीनों से पूछगछ की, जबकि 200 फलस्तीनियों को हिरासत में ले लिया गया। अस्पताल में मैयतों की बेहुरमती पर डॉक्टर्स ने शदीद एहतजाज किया। इसराइली फौजियों ने अलशिफा अस्पताल में इमरजेंसी और सर्जिकल वार्ड्स की तलाशी ली और तिबी अमले को अस्पताल से निकल जाने का कहा, ताहम डॉक्टर्स ने मरीजों को छोड़कर अस्पताल से निकलने से साफ इनकार कर दिया। वहीं दूसरी जानिब इसराइली फौज ने मकबूजा फलस्तीन की मुजाहमती तहरीक हमास के सरबराह इस्माइल हानिया के आबाई घर पर बम बरसा दिए। फलस्तीन के मुकामी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हानिया के गजा में अलशती महाजिर कैंप में वाक़िया खानदानी घर पर बमबारी की है। इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने वीडियो शेयर की जिसमें लड़ाका तैयारों ने एक घर पर बमबारी की, जिसके बारे में उनका दावा है कि वो इस्माइल हानिया का है। रिपोर्ट में बताया गया कि जिस घर पर इसराइल की जानिब से बमबारी की गई है वहां इस्माइल हानिया ने अपना बचपन गुजारा है। इस्माइल हानिया 2019 से गजा की पट्टी से बाहर मुकीम है, जबकि उन दिनों वो कतर में रिहाइश पजीर रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल फौज का दावा है कि इस्माइल हानिया के मुबैना घर को दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था।
नासिर खबर यह है कि इसराइल ने सलामती कौंसिल के जंग में वक्फे के मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में यूरोपीय मुल्क माल्टा की जानिब से गजा में कई रोज़ के दौरान इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वक्फों और राहदारियों का मुतालबा करते हुए करारदाद पेश की गई है। इस करारदाद में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने गजा में इंसानी बुनियाद पर जंग में वक्फे का मुतालबा किया है, जिसके हक में 12 वोट आए, जबकि अमरीका, बरतानिया और रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में महसूर इलाके में आम शहरियों तक इमदाद पहुंचाने के लिए इमदादी राहदारियों को खोलने और हमास की कैद में मौजूद गैर हमालियों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि उन्होंने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पर वाज़ेह कर दिया है कि 2 रियासती हल ही इसराइल-फ़लस्तीन तनाज़े का वाहिद हल है और गज़ा पर कब्ज़ा एक गलती होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि वो गज़ा में हमास के ज़ेर हिरासत गैर हमालियों को आज़ाद कराने के लिए अपनी ताकत के मुताबिक हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका मतलब अमरीकी फ़ौज भेजना नहीं है। अमरीकी वफ़द ने सेंट्रल जेल अटियाला रावलपिंडी का हंगामी दौरा किया है। जेल सराय के मुताबिक सेंट्रल जेल अटियाला का दौरा करने वाले अमरीकी वफ़द में ग्रीक एडवर्ड, रॉबर्ट और डोनाल्डो और दीगर इस हवाले से शामिल हैं। कैदियों से मुलाकात की है। जेल हुकाम ने अमरीकी वफ़द को जेल में सहूलियात के बारे में खसूसी ब्रीफिंग भी दी है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि अमरीकी वफ़द ने सेंट्रल जेल अटियाला रावलपिंडी का हंगामी दौरा किया है। जेल सराय के मुताबिक सेंट्रल जेल अडियाला का दौरा करने वाले अमरीकी वफ़द में ग्रीक और दीगर इस हवाले से शामिल हैं। अमरीकी वफ़द ने जेल में मसीही हवालातियों और कैदियों से खसूसी तौर पर मुलाकात की है। जेल हुकाम ने अमरीकी वफ़द को जेल में सहूलियात के बारे में खसूसी ब्रीफिंग भी दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़ोहरा बलोच ने कहा कि इसराइल जंगी जराइम पर इंसाफ के आलमी इदारों को मुतहर्रिक होना होगा। हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़ोहरा बलोच ने कहा कि गजा में इसराइली जारहियत जारी है। इसराइली फौज निहत्ते फ़लस्तीनी अवाम पर मसालिम ढा रही है। हस्पतालों पर हमले इंसानी और जंगी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इसराइली जारहियत और बर्बरियत की शदीद मसम्मत की है और फ़लस्तीन की मुकम्मल हमायत का अयादा किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने ब्रीफिंग में बताया कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने OIC अरब लीग के मुश्तरका इजलास में 11 नवंबर को रियाद में खुसूसी शिरकत की। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने सिला पेशावर के इलाके बुटपेर में ऑपरेशन करते हुए 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इतला पर किया गया। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्दों में बदनाम जमाना दहशतगर्द कमांडर शीने भी शामिल हैं, जबकि कमांडर सलमान उर्फ अहमद, इमरान उर्फ मोहम्मद और हजरत उमर उर्फ खालिद भी जहन्नुम वासिल हुए हैं। ISPR ने कहा कि हलाक दहशतगर्द भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग के कई वाकियात में मुलविस पाए गए हैं, जबकि चारों कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी मतलूब थे। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला पेशावर के इलाके बुटपेर में ऑपरेशन करते हुए 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इतला पर किया गया। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्दों में बदनाम जमाना दहशतगर्द कमांडर शीने भी शामिल है।
नाज़रीन खबर शामिल करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां साइफर केस के ट्रायल पर हुक्म इम्तनाई में 20 नवंबर तक तौसी कर दी गई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि 20 नवंबर को 11 बजे समाअत करेंगे और उसी दिन फैसला महफूज करेंगे। आपको अपडेट करते चले, इस हवाले से बड़ी खबर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस के ट्रायल पर हुक्म इम्तनाई में 20 नवंबर तक तौसी कर दी है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि 20 नवंबर को 11 बजे समाअत करेंगे और उसी दिन फैसला जरूर करेंगे। चेयरमैन पीटीआई के साथ खड़े हैं और जरूर खड़े रहेंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की कमरा अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू है। सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि खुदा की कसम, मुझे आज तक किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं कहा। चेयरमैन पीटीआई मेरे साथ वाले सेल में हैं। IMF और यूरोपीय यूनियन के लोग चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात करने आते हैं। उन्होंने कहा कि पीटीआई चेयरमैन को इतने वोट पड़ेंगे कि जिसकी कोई हद नहीं होगी। नून लीग के पास लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन के लिए बंदे नहीं हैं। हमारे एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमेशा ही अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। इसके अलावा चौधरी परवेज इलाही को पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के मामले में 14 रोजा जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट इमरान आबिद की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने सदर तहरीक इंसाफ को अहल खाना से मुलाकात की इजाजत देते हुए परवेज इलाही की जुडिशियल रिमांड में 14 रोज की तौसी के अहकाम जारी कर दिए। और अब कुछ बात स्मॉग से मुतालिक, तो पंजाब में स्मॉग का रोक बरकरार है। फजाई आलूदगी में बेतहाशा इजाफा हो गया है। लाहौर में फिर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर बराजमान है। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 416 रिकॉर्ड किया गया। उधर पंजाब हुकूमत ने 28 नवंबर को लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने का फैसला कर लिया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर मसनूई बारिश बरसाने के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास पे लाहौर में 28 नवंबर को मसनूई बारिश बरसाने का फैसला कर लिया गया। 29 नवंबर को बारिश का बड़ा सिस्टम लाहौर में आने का वाज़ेह इम्कान मौजूद है। नासिन खबर है कि तवील उड़ान भरने वाले अमरीकी डॉलर का सफर आजकल फिर नीचे की जानिब गामजन है। आज कारोबार के आगाज में इंटरबैंक में डॉलर सस्ता हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 81 पैसे सस्ता होने के बाद 286 रुपए 35 पैसे का हो गया है। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 288 रुपए 16 पैसे का था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स आज तारीखी 57,000 की हद उबूर कर गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 396 पॉइंट्स के इजाफे से 57,076 पर आ गया है। गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 56,680 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। नासिन खबर शामिल करें लाहौर से, जहां चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर काशिफ अनवर ने लीगी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और इसहाक डार के दौरे चैम्बर की तफसीलात से आगाह करते हुए बताया कि साबिक वज़ीर आज़म ने मुल्की मईशत को बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ मांगी है। इस वक्त अली फारूक सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर के हमरा मौजूद हैं। जी अली, बताइएगा क्या कहना है इस हवाले से उनका। जी, मैं मौजूद हूँ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, जहाँ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा इसहाक डार के हमरा आए हैं। इस हवाले से काशिफ अनवर जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं उनसे पूछते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो बहुत बड़ा आज तो ये था, ये डेलीगेशन आया और बताइएगा तफसीलात से। जी, अल्लाह ताला का बहुत करम है। हम पहले दिन से ये कह रहे थे कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी बहुत ज़रूरी है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक पेज पे बैठना चाहिए है और स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के मशावरत करके अपने फ़ैसले करने चाहिए। तो हमने जो भी प्रॉब्लम्स बिज़नेस कम्युनिटी के हैं, हमने कोशिश की है कि वो तमाम प्रॉब्लम्स मियाँ साहब को बताएं। और जब तक हमारे मुल्क के अंदर इंडस्ट्री नहीं लगेगी, हमारे मुल्क के अंदर बिजली सस्ती नहीं होगी, हमारे मुल्क के अंदर हम अपने मामलात को ठीक नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी एक्सपोर्ट्स को भी नहीं बढ़ा सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इलेक्शन से पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तमाम जितनी भी बिज़नेस कम्युनिटी है उसके साथ मिलना चाहिए, उनसे मशावरत करनी चाहिए, इश्यूज़ को पूछना चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में जब इलेक्शंस जो भी पार्टी जीतती है वो आके इकॉनमी के लिए और आवाम के लिए काम करें। 150 का जो आपका मुतालबा था डॉलर पर, वो मियाँ साहब ने भी सेकंड किया है, इस हवाले से क्या कहते हैं?
دیکھیں ہم نے تو مطالبہ یہ کیا کہ 200 روپے سے نیچے ڈالر کی قیمت کو ہونا چاہیے. تو میاں صاحب نے کہا کتنا ہونا چاہیے؟ میں نے کہا جی تقریباً 250 کے قریب ہونا چاہیے, کیونکہ جتنا ہمارا روپیہ مستحکم ہوگا ہماری اتنی انفلیشن کم ہوگی اور اتنی مہنگائی کم ہوگی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں اقدامات کرنے چاہیے. کچھ بھی ہو, میں نے دوبارہ آج اب جو میں بار بار بات کرتا تھا کہ ڈالر ایمنیسٹی کی بات کی ہے کہ ہمیں اپنے وہ تمام انڈکلیئرڈ ایسیٹس, کیپٹل جو ڈکلیئرڈ نہیں ہے انہیں ڈکلیئرڈ کرنا چاہیے. ایسے ہمیں اقدامات کرنے چاہیے تاکہ وہ پیسہ جو اکانومی میں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا وہ آپ کا واپس اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرے. جی کاشف انور نے واضح کیا ہے کہ جی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے ان کا ویژن ہے میاں محمد نواز شریف کا, اور سمجھتے ہیں کہ جی کہ آگے جا کے حالات بہتر ہوں گے اور ڈالر کی قدر میں بھی. ناظرین, کھیل کے میدان سے اہم خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ جنوبی افریقہ کو شکست ہو گئی ہے. آسٹریلیا ورلڈ کپ 2023 کے فائنل میچ میں پہنچ گیا ہے. جنوبی افریقہ نے تاریخ رقم کرنے کا سنہری موقع ایک بار پھر گوا دیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے بڑی خبر کے حوالے سے کہ جنوبی افریقہ کو شکست ہوئی ہے. آسٹریلیا ورلڈ کپ 2023 کے فائنل میچ میں پہنچ چکا ہے. جنوبی افریقہ نے تاریخ رقم کرنے کا سنہری موقع ایک بار پھر اس حوالے سے گوا دیا ہے. بڑے میچ میں فارم نہ کرنے کی خامی پروٹیز کو لے ڈوبی ہے. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے کھیل کے میدان سے, جہاں جنوبی افریقہ کو شکست ہوئی ہے. آسٹریلیا ورلڈ کپ 2023 کے فائنل میچ میں پہنچ چکا ہے. جنوبی افریقہ نے تاریخ رقم کرنے کا سنہری موقع ایک بار پھر گوا دیا ہے. بڑے میچ میں فارم نہ کرنے کی خامی پروٹیز کو لے ڈوبی ہے. ورلڈ کپ فائنل میں جنوبی افریقہ ایک بار پھر اس حوالے سے فائنل میں پہنچ گیا. بھارت کے شہر کلکتہ کے ایڈن گارڈن سٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں جنوبی افریقہ کے کپتان ٹمبا نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا. جنوبی افریقہ کی پوری ٹیم آخری اوورز میں 212 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئی. ڈیوڈ ملر 5 چھکوں اور 8 چوکوں کی مدد سے 101 رنز بنا کر نمایاں رہے ہیں. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے بریکنگ نیوز کے حوالے سے کہ جنوبی افریقہ کو شکست ہوئی ہے. آسٹریلیا ورلڈ کپ کے فائنل میچ میں پہنچ گیا ہے. جنوبی افریقہ نے تاریخ رقم کرنے کا سنہری موقع ایک بار پھر گوا دیا ہے. بڑے میچ میں فارم نہ کرنے کی خامی پروٹیز کو لے ڈوبی ہے. ورلڈ کپ میں فائنل میں جنوبی افریقہ پھر پہنچ گیا. اس حوالے سے بھارت کے شہر کلکتہ کے ایڈن گارڈن سٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں جنوبی افریقہ کے کپتان ٹمبا نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا. جنوبی افریقہ کی پوری ٹیم آخری اوورز میں 212 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئی. ڈیوڈ ملر 5 چھکوں اور 8 چوکوں کی مدد سے 101 رنز بنا کر نمایاں رہے. جنوبی افریقہ کی جانب سے اننگز کا آغاز کوئنٹن ڈیکاک اور ٹمبا نے کیا. تاہم کپتان ٹمبا آسٹریلوی فاسٹ بالر مچل سٹارک کے پہلے ہی اوور میں بغیر کوئی رنز بنائے 0 پر ہی آؤٹ ہو گئے. کپتان کے بعد اوپننگ بیٹسمین کوئنٹن ڈیکاک بھی زیادہ دیر پچ پر نہ ٹھہر سکے. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ جنوبی افریقہ کو شکست ہوئی ہے. آسٹریلیا ورلڈ کپ کے فائنل میچ میں پہنچ گیا ہے. جنوبی افریقہ نے تاریخ رقم کرنے کا سنہری موقع ایک بار پھر گوا دیا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لیبر ویلفیئر پنجاب کے ریٹائرڈ ہونے والے افسروں کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا. سٹاف ویلفیئر ایسوسی ایشن ایپکا پنجاب کے زیر اہتمام کیا گیا. ڈائریکٹر داؤد عبداللہ, اسسٹنٹ ڈائریکٹر وسیم الحق, نذیر احمد, خاور اقبال اور سپرنٹنڈنٹ رشید احمد اور محمد ندیم کو نئے خواہشات کے ساتھ رخصت کیا گیا. تقریب کی صدارت ایپکا لیبر ڈپارٹمنٹ پنجاب کے صدر سلیمان خان نے کی. صدر ایپکا حاجی ارشاد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. تقریب میں چیئرمین محمد حسین بھٹی, جنرل سیکرٹری عامر شاہ, مدثر یوسف اور ملازمین کی کثیر تعداد نے بھرپور شرکت کی. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ لیبر ویلفیئر پنجاب کے ریٹائرڈ ہونے والے افسروں کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا خصوصی انعقاد کیا گیا. سٹاف ویلفیئر ایسوسی ایشن ایپکا پنجاب کے زیر اہتمام کیا گیا. ڈائریکٹر داؤد عبداللہ, اسسٹنٹ ڈائریکٹر وسیم الحق, نذیر احمد, خاور اقبال اور سپرنٹنڈنٹ رشید احمد اور محمد ندیم کو نئے خواہشات کے ساتھ رخصت کیا گیا. تقریب کی صدارت ایپکا لیبر ڈپارٹمنٹ پنجاب کے صدر سلیمان خان نے کی. صدر ایپکا حاجی ارشاد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی.
नाज़रीन, खबर यह है कि चिल्ड्रन अस्पताल में नर्सरी वार्ड की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। एक बेड पर 5 बच्चे ज़ेर इलाज है। करीब करीब लेटे नन्हे वजूद बीमारियां और जरासीम बांटते हैं। अस्पताल में नागुफ्ता बैस सूरत हाल पर वालदैन परेशान हो गए हैं। शोबे में सफाई और हिफ्ज़ान सेहत की सहूलतों का भी बुरा हाल है। चिल्ड्रन अस्पताल, जो कि न सिर्फ पंजाब बल्कि पाकिस्तान भर का बड़ा अस्पताल है, नर्सरी वार्ड के हालात इंतहाई मखदूश हैं। कई साल गुजर जाने के बावजूद, तजावीज़ और गुजारिशात के बावजूद डॉक्टर्स की तादाद को बढ़ाया गया है, ना ही नर्सिस की तादाद को। वॉलंटियर्स की अदम दस्तियाबी की वजह से एक दिन में होने वाली कई अमवात जिसका कोई पुरसान हाल नहीं है। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन वकला कायदीन की जानिब से सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार कासिम एजाज समरा एडवोकेट के एहसास में तकरीब का एहतमाम किया गया। रिपोर्ट करेंगे राना इरफान हैदर। कासिम एजाज समरा एडवोकेट हाई कोर्ट उम्मीदवार सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के एजाज में लाहौर के बड़े निजी हॉल में वकला ने शानदार तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब में नामवर वकला शख्सियात समेत नौजवान और खवातीन वकला ने भी कसीर तादाद में शिरकत की और उम्मीदवार सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कासिम एजाज समरा पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का 27वां इजलास मुनक्किद हुआ। मुख्तलिफ सेक्टर्स की 6 तरक्याती स्कीमों के लिए 15 अरब 43 करोड़ 43 लाख के फंड्स मंजूरी के जारी कर दिए गए। इजलास की सदारत चेयरमैन PND इफ्तिखार अली सहू ने की। हाफसाबाद में दरियाई चनाब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 48 करोड़ 86 लाख 87 हज़ार, जुलिस्तान में आबी वसाइल की तरक्की के लिए फिजिबिलिटी स्टडीज़ और तफसीली इंजीनियरिंग डिज़ाइन के सिलसिले में कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए 18 करोड़ 61 लाख 84 हज़ार, गुजरावाला में DHQ को टीचिंग अस्पताल में अपग्रेड करने के लिए 8 अरब 91 करोड़ 80 लाख, जुबली टाउन लाहौर में फातिमा जिना ऑफ डेंटल साइंसेज के क्याम के लिए 4 अरब 66 करोड़ 20 लाख रुपए मुख्तस किए गए। सब्ज़ार लाहौर में वुमेन डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 69 करोड़ 82 लाख 27 हज़ार रुपए शामिल हैं। इजलास में सेक्रेटरी PNT बोर्ड मुजफ्फर खान सियाल और दीगर अफसरों ने भरपूर शिरकत की। अफसोसनाक खबर शामिल करें लाहौर से, जहां मनावा के गांव जंडियाला में क्रिकेट खेलने से मना करने पर 5 अफराद के हाथों कत्ल होने वाले नौजवान के वर्सा को इंसाफ न मिल सका। मकतूल की 8 माह पहले शादी हुई थी। 3 अक्टूबर को कत्ल होने वाले बिलाल के कातिलों को थाना मनावा पुलिस ने अपना मेहमान बना लिया है। वालिद का कहना है कि 1 माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, मनावा पुलिस ताउन नहीं कर रही, हमारे साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। थाना मनावा पुलिस ने 20 लाख रिश्वत एवज 2 अफराद को छोड़ दिया। मकतूल बिलाल के वर्सा का इल्जाम वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ की अपील दायर कर दी।
اور ناظرین خبر یہ ہے کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں صرف فوٹو سیشن تک محدود ہو کر رہ گئی ہیں۔ خوابوں کے شہر لاہور میں ملاوٹ مافیا کو کھلی چھٹی دے دی گئی۔ گندگی کے ڈھیر پر قائم فوڈ سٹال بیماریاں پھیلنے لگی ہیں۔ مزید جانتے ہیں عثمان مغل سے، جو کہ اس وقت شہریوں کے ہمراہ موجود ہیں۔ جی عثمان، بتائیے گا کیا کہنا ہے شہریوں کا؟ جی اگر بات کی جائے لاہور کی تو لاہور خوابوں کے شہر سے جانا جاتا ہے۔ یہاں پر جو ہے نا کھانے پینے کا جو جتنا بھی کاروبار ہے وہ عروج پر دیکھا جاتا ہے اور سستا ترین بھی دیکھا جاتا ہے۔ دوسری طرف اگر بات کی جائے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی تو پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے جو دعوے کیے جاتے ہیں کہ ہم تمام پنجاب کو صاف ستھرا رکھنے میں ڈیلی بیس پر کارروائیاں کر رہے ہیں، لیکن یہ کارروائیاں صرف فوٹو سیشن کی حد تک ہی کی جاتی ہیں۔ پہلے تو میرا کیمرہ مین میرے اپنی عقب میں دکھا سکے تو کوڑے کے جو انبار ہے یہاں پر لگائے گئے ہیں، اور دوسری طرف میرے پیچھے جو ہے سٹال ہیں گندگی کے اوپر یہاں پر موجود ہیں۔ کچھ شہری یہاں پر جو خرید و فروخت کرنے آئے ہیں وہ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کیا کہتے ہیں، کیا لینے آئے بیٹا یہاں؟ کیا اچھا آپ بتائیں، آپ اپنے بچوں کو یہاں گندگی پر سارا کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور کس طریقے سے یہ لگائے گئے ہیں، پھر بھی آپ بچوں کو کھلا رہے ہیں، آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ کھانے کے بعد جو ہے وہ بیمار نہیں ہوں گے؟ نہیں ہم لینے آئے تھے لیکن ہم نے نہیں لیا، ہم بالکل لینے آئے تھے، ہم نے نہیں لیا کیونکہ ادھر گاندھی بہت زیادہ صفائی بالکل نہیں ہے۔ اچھا آپ بتائیے گا کیا کہیں گے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارکردگی کے اوپر؟ وہ ڈیلی بیس پر بتاتے ہیں کہ ہم مدت کارروائیاں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود گندگی کے اوپر سارے یہ سٹال لگے ہوئے ہیں۔ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਕਚਰਾ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ لیکن آپ پھر بھی یہاں سے یہ خرید و فروخت میں ਪੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਸ ਡਸਟ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਐਡੀ ਦੂਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی طرف سے ڈیلی بیس کے اوپر جو دعوے کیے جاتے ہیں، آج آپ نے شہریوں کی زبانیں بھی سن لیا۔ دوسرا میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ وہ والی بات ہے کہ یہ کیے گئے ہیں یا سلیکٹ کیے، کیونکہ میڈیا کو تو الاؤ نہیں کیا گیا، لیکن نگراں وفاقی وزیر آئی ٹی ڈاکٹر عمر سیف کی زیر صدارت سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں سائبر سیکیورٹی اور پاکستان کی نیشنل کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیم کے متعلق معاملات پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ عمر سیف کا کہنا تھا کہ نیشنل کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیم کو آپریشنل بنانے کے حوالے سے کام تیزی سے جاری ہے۔ بڑھتے ہوئے سائبر حملوں کے خطرات کے پیش نظر نیشنل کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیم پاکستان کی سائبر سپیس کی نگرانی اور تحفظ کی ذمہ دار ہوگی۔ سائبر سیکیورٹی اتھارٹی کا قیام جلد عمل میں لایا جائے گا۔ اجلاس میں ایڈیشنل سیکرٹری وزارت آئی ٹی عائشہ حمیرہ موریانی، ممبر آئی ٹی سید جنید امام اور سی ای او نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ بابر مجید بھٹی نے اس موقع پر خصوصی شرکت کی۔ پاکستان رینجر سندھ اور پولیس کی کراچی کے علاقے اسلامیہ کالونی منگو پیر میں مشترکہ کارروائی عمل میں آئی ہے۔ قتل، ڈکیتی اور اسٹریٹ کرائم میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان میں محمد خان، مہتاب عرف پاپا اور عمیر گرفتار ہوئے۔ اس حوالے سے رپورٹ کریں گے مشتبہ مکسی۔ پاکستان رینجر سندھ اور پولیس نے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے کراچی کے علاقے اسلامیہ کالونی منگو پیر سے قتل، ڈکیتی، اسٹریٹ کرائم اور منشیات فروشی میں ملوث 3 ملزمان محمد خان، مہتاب اور عمیر کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے ایک 30 بور پستول، بمہ 13 راؤنڈ، 4 موبائل فون، ایک موٹر سائیکل اور نقدی بھی برآمد کر لی گئی۔ ملزمان 9 اکتوبر 2023 کو اسلامیہ کالونی منگو پیر میں ڈکیتی مزاحمت پر شہری حبیب اللہ کے قتل میں ملوث ہیں۔ ملزمان کو سی سی ٹی وی فوٹیج میں بآسانی پہچانا جا سکتا ہے۔ گرفتار ملزمان عادی مجرم ہیں اور ان کا کرمنل ریکارڈ بھی موجود ہے۔ ملزمان کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں۔ گرفتار ملزمان کو بمہ، اسلحہ، ایمونیشن اور برآمد شدہ سامان مزید قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ مجتبیٰ مکسی، کوئٹہ۔ ناظرین خبر شامل کریں کھیل کے میدان سے، جہاں نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے وہاب ریاض کو پاکستان کرکٹ ٹیم کے چیف سلیکٹر کا عہدہ سنبھالنے کے لیے کلیئرنس دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق وہاب ریاض چیف سلیکٹر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد بھی نگراں کابینہ کا حصہ رہیں گے۔ وہاب انٹرنیشنل کرکٹ سے پہلے ہی ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ جلد وہاب ریاض کو چیف سلیکٹر بنانے کا کانٹریکٹ بھجوائے گا۔ دوسری جانب نوید اکرم چیمہ کو پاکستان ٹیم کا مینیجر بنائے جانے کا امکان ہے۔ نوید اکرم چیمہ ماضی میں بھی ٹیم کے مینیجر رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈائریکٹر کرکٹر محمد حفیظ نے کوچنگ اسٹاف کے لیے ملکی کرکٹر سے رابطے شروع کر دیے ہیں۔ سلیکشن کمیٹی کے ارکان کے لیے بھی
मुशावरत का अमल तेजी से जारी है। खबर शामिल करें शोबिस की दुनिया से तो बॉलीवुड के सीनियर अदाकार नाना पाटेकर कई बरसों बाद एक बार फिर तनाज़े का शिकार हो गए। अदाकार की वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। हाल ही में नाना पाटेकर की फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर मंजर-ए-आम पर आई थी, जिसमें उन्हें सेल्फी लेने की गर्ज से पास आए मदाह लड़के को थप्पड़ मारते देखा गया था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सीनियर अदाकार को मदाह के साथ गैर मुनासिब रवैये पर खासी तनकीद का निशाना बनाया गया, जिसके बाद अब नाना पाटेकर का वीडियो बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने मदाह से माफी मांगी है। इस वीडियो में नाना पाटेकर ने इस थप्पड़ को जानबूझकर किए गए अमल के बजाय गलत फहमी में लगाया गया थप्पड़ करार दिया और बताया कि थप्पड़ लगाना फिल्म के स्क्रिप्ट का हिस्सा था, जिसकी रिहर्सल की जा रही थी। जब वो लड़का हमारे सामने आया तो हमें लगा कि ये वही लड़का है जिसे हमने एक्टिंग के दौरान थप्पड़ लगाना है, लेकिन जब हमें एहसास हुआ कि वो लड़का नहीं, तब तक वो लड़का भाग चुका था। हमने उन्हें बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो अब भाग चुके थे। आज तक मैंने किसी मद्दाह को तस्वीर के लिए नहीं रोका। जो भी हुआ गलती से हुआ, जिसकी हम हाथ जोड़कर माफी तलब करते हैं। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज।